विकास दिव्य कीर्ति जी ने बयान नहीं दिया, उससे बच्चों की जान तो नहीं आ जाएगी वापस। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और पूरी तरह से कारपोरेट के गिरफ्त में है। जो ये राव कोचिंग इंस्टीट्यूट था, इस पूरे हादसे के बाद उन लोगों ने आपसे अभी तक कुछ एक होती है संवेदना के तौर पर भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, टिल नाउ कोई कांटेक्ट नहीं किया। कोचिंग सेंटर की तरफ से किसी का ना टेलीफोन आया, ना कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। और सर, अगर फीस के लिए 2 दिन भी लेट हो जाता होगा तब मुझे लगता है कि फोन जरूर आ जाता होगा। बच्चों को रोक दिया जाता है। जैसे फीस मान लीजिए आपने कहा कि हम 10 दिन में जमा कर देंगे, हम्म। और 10 दिन से 11वां दिन होता था तो बच्चों को बाहर रोक दिया जाता है। मेन जो सवाल ये है कि जो कोचिंग का संचालक है, हम्म। आज तक मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने ना मुझे फोन किया बीइंग ए लोकल गार्जियन, हम्म। ना ही मेरे भाई साहब को फोन किया आज तक भी, टिल नाउ। हम्म। कभी भी कोचिंग से कोई फोन नहीं आया कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी ये है कि जो कोचिंग का संचालक है उसने क्यों नहीं बताया लोगों को। सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है। अब हम्म। आप कहो कि विकास ओझा ने क्यों नहीं बतवाया, दिव्य कीर्ति जी ने क्यों नहीं बतवाया, हम्म। मतलब ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं है। हम्म। सबसे पहले जिम्मेदारी कोचिंग संचालक की थी, उसने नहीं बताया, उस पर सवाल उठाना चाहिए। और जो ये ओझा जी का नाम बता रही हैं, बहुत सारे एक दो टीचर और हैं, तो उनकी भी चीज, बहुत सारी चीजें वो लोग ऑनलाइन देखते थे, ऐसा नहीं नहीं देखते थे। अब कोई अच्छा टीचर अगर मान लीजिए ओझा जी हैं, अब ओझा जी हम्म। अम्बेडकर नगर में आके पढ़ाने लगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। इन्हीं में से एक थी श्रेया यादव। उनके चाचा इस समय हमारे साथ जूम इंटरव्यू के लिए कनेक्टेड है। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि परिवार इस समय किस दौर से गुजर रहा है। पूरे हादसे के बाद अभी फिलहाल परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में जो पेरेंट्स हैं उनका क्या हाल है अभी? मैम, आप जानते होंगे कि किसी पेरेंट्स के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है वो उसके बच्चे का जाना होता है। तो उसके लिए तो मुझे लगता है ना कोई शब्द बना है, और उसकी संवेदना को वही समझ सकता है जो उनके पेरेंट्स होंगे। मैं चूंकि उसका चाचा हूँ इसलिए शायद आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। अगर उनके मम्मी पापा की बात करोगी, भैया भाभी की, तो वो बात करने की स्थिति में आज भी नहीं है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत जल्दी थोड़ा सा रिकवर करें। तो ये है बात। सर, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि फादर क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, उसके बारे में आप अगर थोड़ा बता पाएं तो। श्रेया के जो फादर हैं यानी मेरे भाई साहब बड़े वाले, वो मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं। हम्म। और चूंकि हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं तो हमारे घर में भैंस वगैरह होती हैं, तो दूध वगैरह होता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत काम उनका है। और उसका एक बड़ा भाई है जो एमए कर रहा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से, उसका लास्ट ईयर हो गया है। और जो छोटा भाई है वो 7th क्लास में है, यहीं अम्बेडकर नगर में ही एक स्कूल है, शिवजी कुशलावती इंटर कॉलेज, उसमें पढ़ता है। अच्छा सर, थोड़ा अगर आप मुझे श्रेया के बारे में बताएं कि वो पढ़ाई में कैसी थी, क्या पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन क्या था, अगर इस बारे में आप बता पाएं। चूंकि जो हमारा परिवार है ना, बहुत लोअर मिडिल क्लास का परिवार है, और मैं थोड़ा सा उसकी एक पीढ़ी पहले की बात अगर करूं तो मेरे फादर और मदर दोनों ही अनपढ़ थे, और हम 6 भाई बहन थे। तो जो मेरी बहन है मेरे से जस्ट बड़ी हैं, यानी कि श्रेया की जो बुआ हैं, वो मेरे गांव में पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने इंग्लिश से बीए किया था। तो मेरे परिवार ने हमेशा जो गर्ल्स एजुकेशन है या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा संवेदनशील रहे, और हमेशा उनको अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास किया गया था। तो भाई साहब भी उसी ख्याल के थे और हम भी चाहते थे कि वे अच्छा करे। इसी वजह से इंटर करने के बाद ही केएनआईटी सुल्तानपुर से इसने बीएससी एग्रीकल्चर का 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, उसमें एडमिशन लिया था। और बीएससी पूरी करने के बाद हमने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो और हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। भाई साहब के भी यही कहना था और हमारा भी था। तो इसका अपना डिसीजन था कि हमें आईएएस बनना है और हम दिल्ली में कोचिंग करना चाहते हैं। और फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना वो बता दीजिए। तो मैं चूंकि गाजियाबाद में रहता था, तो हमारी फैमिली कंबाइंड है और हम एक दूसरे को, मतलब मैं अपनी बेटी ही मानता हूँ उसे। और वो फिर मेरे पास आई थी, फिर हमने फाइनली वहाँ जाकर एडमिशन कराया था बातचीत करके। तो हम कभी बच्चों पे ये नहीं कहते थे कि आप खाम खा ये करो, लेकिन जो उसका कमिटमेंट था, जिस तरह से मैंने उसको देखा था पिछले 3-4 सालों में, जो बहुत ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर आया था, सेंसिटिविटी को लेकर के और अपने कैरियर को लेकर के और अपने कमिटमेंट को लेकर के। क्योंकि वो मेरे पास रही थी, मतलब फरवरी से लेकर के लगभग मार्च अप्रैल तक मेरे पास ही रहती थी गाजियाबाद में। तो उसके अंदर मैंने बहुत बदलाव देखा था। मतलब पता नहीं वो क्यों ऐसा मतलब उसने किया, मुझे लगता है कि ज़्यादा
वो बात सोच सोच के मुझे और दुख होने लगता है कि मतलब एकदम से पढ़ाई के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड थी। घर पे अगर रहे तो ये भी कहती थी कि मेरी वाइफ से, चाची लाओ मैं सब्जी बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी थी। मतलब अब उसको मैं क्या कहूँ आपसे, शब्द नहीं मेरे पास। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी कुछ? हादसा 27 तारीख का है, और वो हादसे से पहले 26 को अपनी मम्मी से बात की थी। हम्म। और फॉर्चुनेटली मैंने भी बात किया था, वो फीस वगैरह को लेकर के मेरी बात हो रही थी। तो वो जैसे हादसे की कोई बात ही नहीं थी उस समय, उसके जहन में भी नहीं ऐसा कुछ था कि ऐसा हो सकता है। और हादसा जिस तरह से हुआ है वो मुझे लगता है कि किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। आप हम्म। भी शायद इतने दिनों से रिपोर्टिंग करती हैं, आपकी उम्र जितनी भी होगी, आपने कभी ऐसा हादसा नहीं सुना होगा कि कोई बेसमेंट में पानी भर जाए, कोई डूब के मर जाए। मतलब ऐसा मैंने तो नहीं सुना था। हम्म। तो इसकी कोई बातचीत तो होने कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छा, जैसे कि आपने फीस की भी बात करी, कई मीडिया रिपोर्ट्स है वहां पर मैं ये पढ़ रही थी कि फीस के लिए लोन वगैरह लेना पड़ा था। तो उस बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए मुझे। लोन एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे हमारे घर पे खेती है तो खेती में केसीसी बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। तो एक किसान के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पास कभी 1 लाख रुपए होंगे, 50,000 रुपए होंगे। 1,50,500 वहाँ की फीस थी। हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमेशा मतलब ये रूटीन प्रोसेस में मान के चलो कि जैसे खेती का काम होना होता है तो किसी से पैसे निकाल लेते हैं। हम्म। तो वो उसको आप चाहे लोन समझ लीजिए, चाहे हमारे रूटीन प्रोसेस का हिस्सा समझ लीजिए। पर हमारी फैमिली जैसे, हम जैसे फैमिली वाले लोग, ऐसा नहीं होता है कभी 10 लाख रुपए इकट्ठा रखे हैं, 5 लाख रुपए इकट्ठा रखे हैं, कोई काम करना हो। जो भी काम करना हो तो हमको किसी न किसी तरह से मैनेज करना होता है। तो वो उसी का हिस्सा था। जैसे कि आपने बात बताया कि 1,75,000 फीस थी कोचिंग की। आपको नहीं लगता कि ये जो कोचिंग की इतनी ज्यादा ज्यादा फीस है, वो भी आईएएस की कोचिंग की, तो ये पूरा एक तरीके से बिजनेस बना हुआ है? खास तौर पे दिल्ली में ये पूरा एक मार्केट बना हुआ है। मैम देखिए, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और पूरी तरह से कारपोरेट के गिरफ्त में है। अगर आप पूरा ध्यान से इसको देखोगी, स्कूल एजुकेशन से लेकर के और आपके कोचिंग सेंटर तक अगर आप जाओगे, आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहती हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना ही होगा आपने। हम्म। एवरेज फीस वहाँ 16,000 रुपये महीने है। हम्म। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों की भी 16,000 रुपये महीने है। हम्म। और 16,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती है हम्म। दिल्ली एनसीआर में। हम्म। ऐसा इसीलिए तो है क्योंकि जो एजुकेशन है, 95% एजुकेशन प्राइवेट कारपोरेट लोगों के हाथ में है। हम्म। पॉलिसी मेकिंग से लेकर के एजुकेशन तक सारा उनका कंट्रोल है। हम्म। वहाँ क्या एजुकेशन देते हैं मुझे बता दिए, फर्स्ट क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है जो 16,000 रुपये एक बच्चे का लिया जाता है। और हम्म। उसमें खर्चे की बात अगर आप करोगी, अगर 40 बच्चों का बैच है या 60 बच्चों का बैच है, एक क्लास में 40 मान लेते हैं, 40 बच्चों को अगर आप 16,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और हम्म। ऑन एवरेज 40 में 2 टीचर रखते हैं लोग, टीचर की सैलरी मैक्सिमम 45,000 रुपये डीपीएस में देते होंगे। हम्म। 90,000 रुपये में वो कमाते 16 लाख रुपए। और यही अगर कोचिंग सेंटर्स की बात करें कि एक एक बैच में जो इतने सारे बच्चे होते हैं, उनसे पर हेड 2-2 लाख रुपए कोचिंग में ले रहे हैं, और सुविधाओं के नाम पर बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा है। नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1,75,000 रुपये फीस आप ले रहे हो, बेसमेंट में पढ़ा रहे हो, तो कहीं से लॉजिकल है ही नहीं। हम्म। दूसरी बात यह है कि बेसमेंट में पढ़ने की परमिशन या लाइब्रेरी बनाने की परमिशन, मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी जो आपकी एमसीडी होती हो, चाहे किस कोई अथॉरिटी होती होगी, चाहे नगर निगम होता होगा, हम्म। बेसमेंट में जितनी मेरी जानकारी है उसको लेकर के, कि या तो आप कोई स्टोर रूम बना सकते हो, हम्म। या तो आप पार्किंग बना सकते हो। हम्म। तीसरी कोई एक्टिविटी आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं वहाँ, लाइब्रेरी नहीं चला सकते, मतलब गैदरिंग वाला काम आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ हादसा कभी भी हो सकता है। हम्म। तो इसकी तो परमिशन लीगल है ही नहीं। अगर कोई इलीगल परमिशन के बिना चला रहा है तो हम्म। इसमें जो लोग जिम्मेवार हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उनसे मिले हुए लोग हैं। हम्म। आप बताओ, पूरे करोल बाग के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी सील हुई है आज की डेट में, सारी लीगल थी ना? हम्म। तो जब सारी लीगल थी, पिछले 20 सालों से कैसे चलती चली आ रही थी? तो हम्म। इलीगल काम करने के बाद भी इस देश में आपको 25 साल 50 साल तक लिबर्टी मिल सकती है। जब हम्म। तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक उस पर किसी की निगाह नहीं जाएगी। और इत्तेफाक से मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मीडिया को भी इस बात को शायद अगर पहले रिपोर्ट करना कर दिए होते तो इनकी जान बच जाती। तो हम्म। आपकी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को भी एक बार समझने की आवश्यकता है, अगर हम कुछ चाहते हैं कि देश में इस तरह के हादसे ना हो। तो सर, आप लोग जब यहाँ पर छोड़ने आए थे श्रेया को, आप लोगों ने क्लासेस वगैरह के बारे में देखा होगा कि बेसमेंट में क्लास है, कैसे पीजी वगैरह के रूम है, तो एक डर नहीं लगा था उस वक्त कि कैसी जगह हम छोड़ कर जा रहे हैं? अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई उत्तर प्रदेश या बिहार से अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हम्म। दिल्ली में, हम्म। तो वो सबसे पहले कोचिंग में जाएगा। तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि टीचर कौन है, कौन पढ़ाता है उसको। हम्म।
टीचर के बारे में आदमी जानकारी करता है, टाइमिंग क्या है उसकी जानकारी करता है, हम्म। लाइब्रेरी कहाँ है आप मुझे दिखा दो। हम्म। अगर आप नीचे बेसमेंट में दिखा दोगे आदमी बेसमेंट में देख लेगा। अब हम्म। बेसमेंट में जो सीटिंग उसका अरेंजमेंट होगा उसके बारे में देखेगा, हम्म। कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, बुक्स कैसी हैं वो देखेगा, जो कि मैं देख के आया था सारी बातें, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हम्म। मैंने बुक्स के बारे में पूछा था उनसे, कितनी बुक इशू होती है महीने में, कितनी इशू होती है, कितनी मैक्सिमम इशू करा सकते हैं। हम्म। बैठने का मैंने इंतजाम देखा था, वहाँ बैठ सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं। मैंने सिस्टम के बारे में पूछा था कि क्या क्या एक्सेस है आपके पास, कौन हम्म। कौन से बुक्स का एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस किसका है, वो सारा मैंने पूछा था। मैंने ये नहीं पूछा था कि जो आपकी लाइब्रेरी बनी है ये क्या हम्म। मानक के हिसाब से बनी है, क्या हम्म। इसके दरवाजे की चौड़ाई इतनी है, क्या हम्म। इसमें कुर्सी की ऊंचाई इतनी है, ये मैंने नहीं पूछा था। हम्म। आप भी नहीं पूछोगे, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे तो आप भी नहीं पूछोगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल। बहुत ऑब्वियस है, हमें मान के चलते हैं कि जो बिल्डिंग है, जैसे आप बस में ट्रेवल करती हैं तो आप हम्म। उसे पूछते हैं आपकी बस की फिटनेस है क्या। हम्म। कभी कभी आप पूछ सकती हैं इस बात को, किसी ने पूछा आज तक मुझे एक यात्री का नाम बताइए जिसने पूछा हो। तो ये जिम्मेदारी किसी पेरेंट्स की नहीं है, किसी हम्म। बच्चे की नहीं है। ये जिम्मेदारी, जब कोई बस सड़क पे चल रही है तो इसका मतलब वो फिट होगी, हम मान के चलते हैं। हम्म। उसमें पॉल्यूशन लिया होगा, हमें मान के चलते हैं। हम्म। टायर में हवा सही कराया होगा, हम मान के चलते हैं। हम्म। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ये सब उसको देखने का काम है, उसका पेरेंट का काम नहीं है। सर एक चीज और मुझे आपसे समझनी थी। एक टीचर हैं अवध ओझा, काफी फेमस हैं ये सिविल सर्विसेज की ही तैयारी के लिए। और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने तो ये बात बोली है कि जो छोटे शहर के बच्चे हैं उन्हें दिल्ली आना ही नहीं चाहिए पढ़ाई करने के लिए, उन्हें अपने ही शहर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए। और उन इन लोगों के आने से दिल्ली में बोझ बढ़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी बात के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। हम्म। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, हम्म। वहाँ पे कोई ऐसा पेरेंट्स है, वहाँ पे नेट मतलब मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं है, या नेटवर्क या इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी हम लोग डिबेट मतलब ये बातचीत करने से पहले जूम लिंक खोल रहे थे, हम्म। हमारे साथ समस्या क्या हुई कि आप कह रहे हैं कि अनम्यूट है, हम्म। आपका म्यूट है, मैंने कहा नहीं मेरा अनम्यूट है, आपने हम्म। कहा नहीं एक बार दोबारा चेक कर लो, मैंने कहा नहीं मेरा अनम्यूट है, फिर आपने कहा एक बार दोबारा चेक कर लो, हम्म। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। हम्म। आप चूंकि एक जर्नलिस्ट हैं हम्म। और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, हम्म। उसके बावजूद भी हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में 10 मिनट लग गए। हम्म। तो वो बात अपनी जगह ठीक है, वो जो कह रहे हैं अपनी जगह ठीक बात है। हम्म। लेकिन अगर कोई आप मान लीजिए हमसे कोई कहे कि आप दिल्ली क्यों आ गए, अगर दिल्ली नहीं आते तो हादसे से बच जाते, क्या ये हादसा पटना में नहीं हो सकता, हम्म। ये हादसा लखनऊ में नहीं हो सकता, छोटे शहर में भी हो सकता है। हम्म। अगर आप किसी के सिक्योरिटी से आप समझौता करोगे तो हादसा तो कहीं भी हो सकता हम्म। है। तो इसका कारण ये नहीं कहा जा सकता कि आप छोटे शहर से बड़े शहर में आ गए इसलिए हादसा हो गया। ये हम्म। कह दीजिए कि जो लापरवाही है हादसा उसकी वजह से हुआ। हम्म। अब इसका मतलब थोड़ा जो दिल्ली में आ गए हैं तो उनके ऊपर कोई गाड़ी चला देगा, या हम्म। फिर कहीं बेसमेंट में घुसा के उसमें करंट लगा देगा कि भाई हम्म। आप छोटे शहर से आए हो कि वहां गए आपको तो भीड़ बढ़ाने आए हो। ये हम्म। तार्किक रूप से सही नहीं है। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे डेवलप हुए हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम्म। और श्रेया ने भी ऑनलाइन क्लास लिया था, जब हम्म। वो बीएससी फाइनल ईयर में थी तो उसने ऑनलाइन क्लास लिया था, ये हम्म। मुझे पता है। हम्म। और जो ये ओझा जी का नाम बता रही हैं, बहुत सारे एक दो टीचर और हैं, तो हम्म। उनकी भी चीज बहुत सारी चीजें वो लोग ऑनलाइन देखते थे, ऐसा नहीं देखते थे, तो हम्म। देखते थे। सर जैसे कि अभी ये टीचर्स की भी ही बात करें, अवध ओझा जी हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, बच्चे इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, इनके रील्स देखते हैं, इनके जो भी इंस्पायरिंग कोट्स हैं वो सब पढ़ते हैं। तो अभी इन लोगों को के पर भी काफी सवाल किया जा रहा है कि ये लोगों ने अभी काफी लेट आकर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है कि जो भी हादसा हुआ है वो दुखद है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो ये टीचर्स जिन्हें रोल मॉडल बच्चे मानते हैं और वो अभी तक गायब थे, अब 4 दिन के बाद उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? नहीं देखिए, अब स्टेटमेंट किसी का आना ठीक हम्म। है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मीडिया वाले आज तक क्यों नहीं दिखाए इस बात को, हम्म। उनको पहले दिखाना चाहिए था, आज ही क्यों दिखाना शुरू कर दिया। अब हम्म। किसी का स्टेटमेंट देना किसी घटना को लेकर के, वो अपना निजी विषय है। हम्म। मतलब हर घटना में कूद जाना कोई ऐसा तो नहीं, टीआरपी बढ़ाना है उन्हें। हम्म। उनका अपना निजी विषय है, किस वजह से नहीं दिया। हो हम्म। सकता है बच्चों का एग्रेशन हो जाता। अब वो और बेहतर समझते होंगे कि हमने क्यों नहीं दिया स्टेटमेंट। हम्म। बात वहां नहीं है। मेन जो सवाल ये है कि जो कोचिंग का संचालक है, हम्म। आज तक मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने ना मुझे फोन किया, बीइंग ए लोकल गार्जियन, हम्म। ना ही मेरे भाई साहब को फोन किया, आज तक भी टिल नाउ। हम्म। कभी भी कोचिंग से कोई फोन नहीं आया कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। मैं चूंकि गाजियाबाद में था और मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज देखने के बाद मैं रात 1 बजे कोचिंग सेंटर में पहुंच गया था, ये जानने के लिए कि मेरी भतीजी कैसी है। बस ये जानने के लिए, क्योंकि एडमिशन मैंने कराया था और मैं चला गया था, मैं पास में था। हम्म। और जो तेलंगाना का एक बच्चा है उसके पेरेंट्स को पहले नहीं पता था, वो शायद कल लेने आए होंगे डेड बॉडी अपनी। कल की मैं बता रहा हूँ, परसों नहीं आए थे वो, कल आने की बात हो रही थी। तो जो सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी ये है कि जो कोचिंग का संचालक है उसने क्यों नहीं बताया लोगों को।
सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है। अब हम्म। आप कहो कि विकास ओझा ने क्यों नहीं बतवाया, दिव्य कीर्ति जी ने क्यों नहीं बतवाया, हम्म। मतलब ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं है। हम्म। सबसे पहले जिम्मेदारी कोचिंग संचालक की थी, उसने नहीं बताया, उस पर सवाल उठाना चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, चाहे एमसीडी हो, अगर नाले की सफाई नहीं हुई तो एमसीडी ने क्यों नहीं कराया, हम्म। ना कराने के पीछे कारण क्या है, हम्म। और उसमें जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम्म। तीसरी बात यह है कि इन सब चीजों को होने के बाद मैं, आप और हमारे इस देश का सिस्टम हम्म। ऐसा क्या करेगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम्म। हमें इस पे बात करनी चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति जी ने बयान नहीं दिया, हम्म। उससे बच्चों की जान तो नहीं आ जाएगी हम्म। वापस। हाँ, उनसे कुछ ऐसा पूछो कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, कोचिंग सेंटर कैसे बनने चाहिए, तब तो मैं पूछूं कि हाँ भाई लेकिन बता दें वो। उनके भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स है ना जो बेसमेंट में ही थे, उन्हें फिलहाल शट कर दिया गया है। तो खैर वो बात अलग है। लेकिन अभी मैं एक चीज जो आपसे समझना चाहती हूँ कि जो ये राव कोचिंग इंस्टीट्यूट था, इस पूरे हादसे के बाद उन लोगों ने आपसे अभी तक कुछ एक होती है संवेदना के तौर पर भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, टिल नाउ कोई कांटेक्ट नहीं किया। कोचिंग सेंटर की तरफ से किसी का ना टेलीफोन आया, ना कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। और सर अगर फीस के लिए 2 दिन भी लेट हो जाता होगा तब मुझे लगता है कि फोन जरूर आ जाता होगा। बच्चों को रोक दिया जाता है, जैसे फीस मान लीजिए आपने कहा कि हम 10 दिन में जमा कर देंगे, हम्म। और 10 दिन से 11वां दिन होता था तो बच्चों को बाहर रोक दिया जाता था। और ये बात हर बच्चा जानता है, हम्म। बच्चे, पेरेंट्स भी जानते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते होंगे, कार्यक्रम सुन रहे होंगे, हम्म। उनके पास भी ये मैसेज गया होगा कि आज मुझे कोचिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, अब हम्म। फीस का इंतजाम कर दीजिए। ये तो हर कोई कर रहा है। ये बात हम्म। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम्म। इसलिए मैं काफी शॉक्ड हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की है। और वो लोग अभी तक परिवार को एक बार मिले तक नहीं। और आप तो उत्तर प्रदेश में, आप लोग जो लोग तेलंगाना में हैं, उन वो लोग तो और दूर हैं यहाँ से। तो उनका क्या हाल हो रहा होगा कि कोई खबर नहीं मिल पा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ, आप लोगों को कॉम्पेंसेशन का कुछ अमाउंट अभी मिला है क्या, फैमिली को? देखिए मैम, ऐसा है कि अभी तो हमारी फैमिली ऐसी कंडीशन में है कि इस, मतलब किसी से हम कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें दुनिया में कुछ भी मिल जाए, वो हमारे लिए मिट्टी है। हम्म। समझ रहे हैं, हम लोग मतलब मिडिल क्लास के हैं, गरीब हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के एवरेज में हमें कोई कंपनसेशन जैसी स्थिति हम सोच भी नहीं सकते। हम्म। वो अभी हमारी प्राथमिकता में बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी प्राथमिकता में कोई पहली चीज है तो वो है कि आज के बाद इस देश में कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिससे किसी बच्चे की जान इस तरह से जाए, और कोई भी पेरेंट हमारे जैसे दुख में पड़े। सबसे पहली बिल्कुल। प्राथमिकता तो हमारी ही है। बिल्कुल। और जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी के लोग हैं जिनकी गलती है, हम्म। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम्म। कोचिंग का जो संचालक है, हम्म। उस पे हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो। हम्म। 3 लोगों की इस तरह से दर्दनाक मौत का हम्म। कारण वही एक अकेला आदमी और कोई नहीं है। अगर बिल्कुल। कोचिंग सेंटर में पानी भरता था पहले भी, पंप से हम्म। पानी निकाला जाता था, तो आप हम्म। 1 हफ्ते के लिए लाइब्रेरी सस्पेंड कर देते। हम्म। क्लास चलाते क्योंकि क्लास आपके ऊपर थी, हम्म। आप लाइब्रेरी सस्पेंड कर देते कि भैया ऐसा है कि लाइब्रेरी बरसात के बाद चलेगी। इतनी हम्म। तो मुझे कटसी, इतनी बुद्धि तो मतलब मैं समझता हूँ किसी भी आदमी के अंदर होगी। हम्म। आपके अंदर अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लीजिए किसी सॉकेट में करंट आ रहा है, या हम्म। कूलर में करंट आ रहा है, या आपके फ्रिज में करंट आ रहा है, तो आप प्राइमरली ये बोल देते हो बच्चों की बेटा इसको आप मत यूज करना। हम्म। आप भी बोल देते हो, हम भी बोल देते हैं। हम्म। पर उस आदमी को कम से कम जो भी उसका देख रेख कर रहा होगा, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि अगर आपके बेसमेंट में पानी भर रहा है तो एक महीने के लिए सस्पेंड कर दो आप। हम्म। उनकी जान से खेलने से क्या फायदा होगा आपको। बिल्कुल। मुआवजा मेरा कंसर्न है ही नहीं। हम्म। मेरा कंसर्न बस इतना है कि भविष्य में इस तरह से बच्चों की जान ना जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ा कंसर्न ये है। हम्म। जो भी मुआवजा अनाउंस कर रहा है, चाहे एलजी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हम्म। होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी एक्सवाइजर हो, चाहे कोचिंग वाला हो, हम्म। वो पहले इस बात को इंश्योर कर ले कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म। बात की बात मुआवजे की आएगी। सबसे हम्म। पहले तो आप ये इंश्योर करिए। हम्म। मुआवजा कोई मैटर नहीं करता। कोई हम्म। मुझे 1 रुपया दे, चाहे 1 करोड़ रुपया दे दे, वो मेरे लिए सब मिट्टी है। मैंने आपको बोला, हम्म। मिट्टी के बराबर है हमारे लिए पैसा। सर एक आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि जैसे अब अंबेडकर नगर जैसी जो जगह है, आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या क्या ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बच्चों बच्चे मजबूर हैं दिल्ली आने के लिए, दिल्ली से कोचिंग लेने के लिए? मतलब ये बोलना बहुत आसान है कि दिल्ली ऑनलाइन ले लो, ये ले लो। बट आपको क्या लगता है कि अंबेडकर नगर और जो बाकी छोटे शहर है, छोटे जिले हैं, वहां पर क्या क्या ऐसी बेसिक सुविधाएं नहीं है कि बच्चों को राजधानी आना पड़ता है? आ, अब मैं आपसे अगर पूछूं हम्म। कि क्या हर एक छोटा शहर देश की राजधानी जैसा है क्या, नहीं। हर सुविधाओं के मामले में? हम्म। देश की राजधानी तो नहीं है।
कोई हम्म। भी छोटा शहर देश की राजधानी जैसे सुविधाओं वाला तो नहीं है। तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ सुविधाएं ज्यादा होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और हर शहर को आप राजधानी बना भी नहीं सकते। अब हम्म। अम्बेडकर नगर को दिल्ली नहीं बना सकते आप। तो हम्म। दिल्ली की जो सुविधाएं हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हैं। हम्म। तो जिसके पास थोड़ा बहुत इंतजाम होता है वो चाहता है हमारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो। हम्म। आप मुझे बताइए, प्राइमरी स्कूल और डीपीएस में क्या अंतर है पढ़ाने में? हम्म। प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम्म। वहाँ तो ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। पर हम्म। पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल जाए, इसलिए वहाँ वो भेज देते हैं। हम्म। तो ऐसा कह पाना है कि वहाँ ऐसा क्या नहीं है? भाई, हम्म। एक एजुकेशन लेने के लिए एक अच्छा टीचर होना जरूरी है। हम्म। अब कोई अच्छा टीचर अगर मान लीजिए ओझा जी हैं, अब हम्म। ओझा जी अम्बेडकर नगर में आके पढ़ाने लगे, हम्म। तो अब एक ओझा अम्बेडकर नगर में पढ़ाएंगे तो फिर पटना में कौन जाएगा? हम्म। तो जो जो अच्छे टीचर हैं जहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं वो लोग वहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। और ये बच्चों में रहता ही है कि जो ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे पढ़ने का उन्हें मौका मिले, उनके साथ उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिले। बाकी आपसे हमने बात करी, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जानते हैं कि अभी पूरे परिवार के लिए काफी एक टफ टाइम है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बाकी छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से बाकी बेसमेंट की जो क्लासेस हैं उन्हें फिलहाल तो ताला लगा दिया गया है, उम्मीद यही करेंगे कि आगे ऐसा कोई और हादसा ना हो। थैंक यू।